हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए मैं मॉडल पेपर लेके आया हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये देख लो, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, बीए पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2023, ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है सेकंड। और पेपर का नाम रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, यानी प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। ठीक है दोस्तों, ये पेपर एमए प्रवेश के अंदर भी चलता है और एमए फाइनल के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चलता है। तो 3 घंटे का ये पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं और मिनिमम पास मार्क्स जो हैं वो 36 हैं। इसके 3 पार्ट हैं। वो आप जानते हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर का पैटर्न अलग अलग है, लेकिन पैटर्न चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो क्वेश्चन हैं वो सभी यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इनको अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखिए। तो इसमें पार्ट फर्स्ट जो है, इसमें देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न की उत्तर सीमा लगभग 20 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो क्वेश्चन है, प्लेटो की किन्हीं 4 रचनाओं के नाम लिखिए। दूसरा है, अरस्तु के चिंतन में कोई 2 शाश्वत या सार्वभौमिक तत्व लिखिए। तीसरा है, थॉमस एक्विनास द्वारा वर्णित कानून की 4 श्रेणियां बताइए। चौथा क्वेश्चन है, मैकियावेली को आधुनिक राजनीति शास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है, आप कैसे कह सकते हैं कि होब्स व्यक्तिवादी था, कोई 2 तर्क दीजिए। छठा क्वेश्चन है, लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की प्रमुख कमियां क्या थी। सातवां, रूसो का प्रभुसत्ताधारी होब्स का शीश कटा लेवियाथन था, 2 तर्क दीजिए। आठ का है, बेंथम की उपयोगिता सिद्धांत की कोई 2 आलोचनाएं लिखिए। 9 का है, लोकतंत्र में बहुमत की निरंकुशता को रोकने के लिए मिल द्वारा दिए गए 2 सुझाव लिखिए। और 10 का है, कार्ल मार्क्स ने समाज के इतिहास को कितने कालों में या भागों में बांटा है, नाम लिखिए। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हैं। अब दोस्तों इनका एक एक करके अपन उत्तर देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ये देखिए, प्लेटो द्वारा लिखित 4 रचनाओं के नाम लिखिए। तो प्लेटो द्वारा लिखित 4 रचनाओं के नाम है रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज, अपोलॉजी। दूसरा जो क्वेश्चन आपका वो है, अरस्तु के चिंतन में कोई 2 शाश्वत या सार्वभौमिक तत्व लिखिए। तो अरस्तु के चिंतन में कोई 2 शाश्वत या सार्वभौमिक तत्व निम्न है। पहला है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दूसरा है, राज्य एक स्वाभाविक और सर्वोच्च संस्था है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, थॉमस एक्विनास द्वारा वर्णित कानून की 4 श्रेणियां बताइए। तो थॉमस एक्विनास ने कानून की निम्न 4 श्रेणियां या प्रकार बताए हैं। पहला है शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून, देवीय कानून। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, मैकियावेली को आधुनिक राजनीति शास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है। तो मैकियावेली को आधुनिक राजनीति शास्त्र का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बात, उन्होंने सर्वप्रथम राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक किया था। दूसरा, उन्होंने सर्वप्रथम राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण किया था। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि होब्स व्यक्तिवादी था, 2 तर्क दीजिए। तो होब्स व्यक्तिवादी था, इसके पक्ष में निम्न 2 तर्क दिए जा सकते हैं। पहला है, होब्स ने भी व्यक्तिवादियों की तरह राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य माना था। दूसरा है, होब्स ने भी व्यक्तिवादियों की तरह आर्थिक क्षेत्र में राज्य की अहस्तक्षेप नीति का समर्थन किया था। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की प्रमुख कमियां या कठिनाइयां क्या थी। उत्तर है, लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रमुख कमियां या कठिनाइयां थी। पहला है, प्राकृतिक कानून की व्याख्या करने वाली कोई सर्वमान्य संस्था नहीं थी। दूसरा है, प्राकृतिक नियमों का पालन कराने वाली कोई सत्ता नहीं थी। तीसरा है, न्याय के लिए कोई निष्पक्ष सत्ता नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, रूसो का प्रभुसत्ताधारी होब्स का शीश कटा लेवियाथन था, 2 तर्क दीजिए। तो रूसो का प्रभुसत्ताधारी होब्स का शीश कटा लेवियाथन था, इसके पक्ष में निम्न 2 तर्क दिए जा सकते हैं। पहला है, रूसो की सामान्य इच्छा यानी प्रभुसत्ताधारी भी होब्स के लेवियाथन की भांति निरंकुश है। दूसरा है, रूसो की सामान्य इच्छा भी होब्स के लेवियाथन की भांति कानूनों का मूल स्रोत है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, बेंथम के उपयोगिता सिद्धांत की कोई 2 आलोचनाएं लिखिए।
तो बेंथम की उपयोगिता सिद्धांत की निम्न आधारों पर आलोचना की जाती है। पहला है सुखों में गुणात्मक भेद की उपेक्षा करना। दूसरा है सुखों के आंतरिक स्रोत को स्वीकार नहीं करना। अगला जो क्वेश्चन है वो है लोकतंत्र में बहुमत की निरंकुशता को रोकने के लिए मील द्वारा दिए गए 2 सुझाव लिखिए। तो लोकतंत्र में बहुमत की निरंकुशता रोकने के लिए मील ने निम्न सुझाव दिए थे। पहला है एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान पर बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएं। दूसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर निर्वाचन कराए जाएं। और लास्ट का 10 का क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स ने समाज के इतिहास को कितने युगों में बांटा है, नाम लिखिए। तो कार्ल मार्क्स ने समाज के इतिहास को निम्न 6 युगों में बांटा है। पहला है आदिम साम्यवादी युग, दूसरा है दास युग, तीसरा है सामंती युग, चौथा है पूंजीवादी युग, पांचवा है समाजवादी युग और छठा है साम्यवादी युग। दोस्तों ये युगों के नाम है, ये आपको इसी सीरियल नंबर से याद करने हैं, अच्छी तरह याद रखना। तो दोस्तों अब आपका आ गया पार्ट 2। दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो जो पूरा देख लेना आप, उसके बाद में वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उससे क्या है कि मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलता है, और आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो उससे मेरे को भी क्या है कि मोटिवेशन मिलता है। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो भाग बैक के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लघुतरात्मक क्वेश्चन के रूप में तैयार किए हैं मैंने, लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से निबंधात्मक प्रश्नों के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला जो क्वेश्चन है प्लेटो के आदर्श राज्य की व्याख्या कीजिए, ये मैंने लघुतरात्मक क्वेश्चन के रूप में पूछा, लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, और बताऊंगा आगे आपको। तो देखिए किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग 50 शब्दों तक सीमित है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर इसका पैटर्न अलग अलग हो सकता है, शब्द सीमा अलग हो सकती है, किसी में 70 शब्द हो सकते हैं, किसी में 30 हो सकते हैं, किसी में 150 शब्द हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से प्रश्न को छोटा और बड़ा करके लिख देना, लेकिन मैंने जो पैटर्न बनाया है उसके आधार पर देखिए। तो ये इसमें क्वेश्चन है, पहला आपको बता दिया। दूसरा है राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, अरस्तु स्पष्ट कीजिए। तीसरा जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो है थॉमस एक्विनास के विधि संबंधी विचारों को समझाइए। अब ये क्वेश्चन दोस्तों ये एग्जाम में निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। तो जब ये क्वेश्चन निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में आएगा तो आपको इसी क्वेश्चन को विस्तार से वर्णन करके लिखना है। अगला क्वेश्चन है मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार लिखिए। फिर है होब्स के संप्रभुता सिद्धांत को समझाइए। दोस्तों ये क्वेश्चन भी निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। तो अगर ये निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में आता है तो जो पॉइंट मैंने लिखे हैं उन पॉइंटों का आपको वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है लोक के दर्शन में उदारवादी तत्वों का निरूपण कीजिए। और अगला क्वेश्चन है रूसो की संप्रभुता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ये क्वेश्चन निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, यहाँ पर संप्रभुता की अवधारणा के स्थान पर रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ऐसा आ सकता है। तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। रूसो की संप्रभुता की धारणा है उसी को सामान्य इच्छा कहा जाता है। संप्रभुता को रूसो ने किसकी संज्ञा दी है? सामान्य इच्छा की संज्ञा दी है, इसलिए दोनों का मतलब एक ही है। आपको एग्जाम में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है बेंथम का सुखवादी मापक यंत्र समझाइए। फिर है मील का उपयोगितावाद बेंथमवाद का संशोधित संस्करण है, व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये भी निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आ सकता है। इसमें क्या बताना आपको, ये क्वेश्चन 2 प्रकार से आ सकता है। एक तो आपके सामने लिखा हुआ है कि मील ने बेंथम के उपयोगितावाद में क्या संशोधन किए थे, ठीक है। दूसरा उपयोगितावाद के बारे में मील के विचार लिखिए। तो दोनों का एक ही मतलब है, दोनों का एक ही उत्तर है। तो जो पॉइंट मैंने लिखे हैं उनका एग्जाम के अंदर आपको वर्णन कर देना है। दोस्तों काम की बात बता रहा हूँ आपको सिर्फ पॉइंट और कोई कोटेशन है उसको तो रट लेना है बिल्कुल, और वर्णन जो है वो आप अपने दिमाग से लिख देना कैसे भी, उसका कोई इतना महत्व नहीं है। एग्जाम में कॉपी जो चेक करता है वो सिर्फ पॉइंट देखता है, कोटेशन देखता है, बाकी वर्णन कोई नहीं पढ़ता है। इसलिए आपका पॉइंट और कोटेशन जो है वो सही होना चाहिए, फिर आप अंदर क्या लिख रहे हैं वो कोई मायने नहीं रखता है। एग्जाम की दृष्टि से बता रहा हूँ मैं, वैसे नहीं। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है, समझाइए। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन है। अब मैं आपको इनके उत्तर बता रहा हूँ।
देखिए बहुत सरल शब्दों में सरल भाषा शैली के अंदर आपके लिए तैयार किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप। और कम से कम अब देखिए पहला क्वेश्चन था, प्लेटो के आदर्श राज्य की व्याख्या कीजिए। देखिए दोस्तों, प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। अपने आदर्श राज्य के निर्माण हेतु प्लेटो ने न्याय सिद्धांत को आधारशिला तथा शिक्षा योजना एवं साम्यवाद की योजना को आधार स्तंभ के रूप में प्रयुक्त किया है। प्लेटो एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करना चाहता था जो पूर्ण रूप से आदर्श मॉडल हो। ठीक है, इसके बाद देखिए, प्लेटो के द्वारा वर्णित आदर्श राज्य के शासन का संचालन ऐसे दार्शनिक शासक के द्वारा किया जाता है जो सर्वगुण संपन्न है। फिर देखिए इसका ही अलग आगे, प्लेटो ने आदर्श राज्य की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। आदर्श राज्य की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं? अब दोस्तों मैंने ये लघुतरात्मक क्वेश्चन के रूप में तैयार किया है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में आ जाता है तो आपको इन सभी पॉइंटों को अच्छी तरह रट लेना है और इनका वर्णन अपने दिमाग से कर देना है, तो आपका ये निबंधात्मक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो आदर्श राज्य की प्लेटो ने क्या क्या विशेषताएं बताई है? पहला है आदर्श राज्य के निर्माणक 3 वर्ग। अब 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आदर्श राज्य के निर्माणक 3 वर्ग कौन कौन से हैं प्लेटो के अनुसार? तो उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। ठीक है, प्लेटो के आदर्श राज्य में समाज में 3 ही वर्ग पाए जाते हैं, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। दूसरी विशेषता आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय। ठीक है, तीसरी विशेषता राज्य द्वारा नियंत्रित तो अनिवार्य शिक्षा। चौथा है संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति एवं परिवार के साम्यवाद की योजना। संरक्षक वर्ग किसको कहा अरस्तु ने? दोस्तों सैनिक वर्ग और शासक वर्ग को अरस्तु ने संरक्षक वर्ग की संज्ञा दी है। तो उसने जो शिक्षा की योजना प्रस्तुत की है प्लस साम्यवाद की योजना प्रस्तुत की है वो सिर्फ संरक्षक वर्ग के लिए प्रस्तुत की गई है। पूरे राज्य में रहने वाले सभी लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं है, साम्यवाद की व्यवस्था भी नहीं है, केवल संरक्षक वर्ग के लिए, मतलब शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए। अगला है दार्शनिकों का शासन। तो आदर्श राज्य के शासन का संचालन करने वाला जो शासक वर्ग है उसको प्लेटो ने क्या नाम दिया है? दार्शनिक शासक। फिर है कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत का मतलब जिस व्यक्ति के अंदर जिस कार्य को करने का गुण होता है, योग्यता होता है, उसको वही कार्य प्रदान किया जाएगा तो वो उस कार्य को बेहतरीन तरीके से संपन्न कर सकता है। तो प्लेटो के आदर्श राज्य में भी ये सिद्धांत पाया जाता है कि जैसे उत्पादन का कार्य उसके द्वारा उत्पादक वर्ग को दिया गया है क्योंकि उसमें इंद्रिय तृष्णा की गुण की प्रधानता होती है, और देश की रक्षा का कार्य उसने सैनिक वर्ग को प्रदान किया कि उसमें साहस के गुण की प्रधानता होती है, और शासन संचालन का कार्य उसने शासक वर्ग को प्रदान किया है क्योंकि उसमें विवेक के गुण की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार से उसने समाज के अंदर, राज्य के अंदर कार्यात्मक विशेषीकरण के सिद्धांत को लागू किया है। फिर है कुरुचिपूर्ण कला एवं साहित्य पर प्रतिबंध। फिर है स्त्री पुरुषों को समान अधिकार। दोस्तों प्लेटो के आदर्श राज्य में स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किया गया। कितनी महत्वपूर्ण बात है। प्लेटो 5वीं-6वीं शताब्दी का राजनीतिक विचारक था, और आप सोचिए कि उस जमाने में भी उसने जो विचार व्यक्त किए थे कि भाई स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार मिलना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करने का, राजनीति के अंदर भाग लेने का, शासन संचालन करने का पूरा अधिकार पुरुषों के बराबर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए, ये उसने आदर्श राज्य के अंदर उल्लेख किया था। अब आपका सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखिए। सेकंड क्वेश्चन है राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, अरस्तु स्पष्ट कीजिए। तो देखिए अरस्तु का मानना है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, राज्य मनुष्य से प्राथमिक है। ऐसा कहने में अरस्तु का तात्पर्य यह नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म मनुष्य से पहले हुआ था, बल्कि इसका तात्पर्य यह था कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म मनुष्य से पहले ही हो चुका था। आगे देखिए, इस बारे में अरस्तु का मानना है कि क्योंकि राज्य एक पूर्ण समुदाय है जबकि व्यक्ति केवल एक तत्व है और पूर्णता पहले आती है, उसके बाद में उसके अंग आते हैं, इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती संस्था है। तो इस अंदर अरस्तु क्या कह रहा है? अरस्तु ये कह रहा है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। तो वैसे अगर आप अपने ऐतिहासिक दृष्टि से माने तो हम कह सकते हैं कि भाई व्यक्ति पहले आया था, राज्य बाद में आया था, क्योंकि राज्य का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। क्योंकि अरस्तु क्या मानता है? राज्य जो है एक कैसी संस्था है?
राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, मनुष्यों के द्वारा उसका निर्माण किया गया है। तो राज्य क्या हो गया, मनुष्य से बाद की संस्था हो गई। लेकिन अरस्तु ने क्या कहा है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। इसका मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से भले ही व्यक्ति पहले आया हो, राज्य बाद में आया हो, लेकिन अगर अपन मानसिक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो राज्य पहले आया था, व्यक्ति बाद में आया था। अब इसके लिए लॉजिक क्या देता है अरस्तु, लॉजिक ये देता है कि जो मतलब तत्व जो होता है, व्यक्ति केवल एक तत्व है, जैसे शरीर है तो शरीर पहले बनता है, उसके अंग जो हैं वो बाद में बनते हैं। तो मैक्रो जो है वो पहले बनता है, उसके बाद में माइक्रो बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही राज्य जो है वो चूंकि शरीर है और व्यक्ति उसके अंग हैं, इसलिए राज्य पहले आया और व्यक्ति बाद में आए। फिर आगे इसको स्पष्ट करते हुए और क्या कहा है अरस्तु ने, देखिए अरस्तु के अनुसार समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है, ठीक है। विद्वान फोस्टर ने अरस्तु की इसी दृष्टिकोण को समझाते हुए कहा है कि राज्य का स्थान प्रकृतिवश परिवार और व्यक्ति से पहले है, क्योंकि अवयवी अनिवार्य रूप से अवयव से पहले आता है। अवयवी मतलब पूर्ण इकाई, और अवयव मतलब उसका अंग, उसका घटक। तो पहले पूर्ण इकाई का निर्माण होता है और उसके बाद में उसके अलग अलग घटक या अंग बनते हैं। तो उस नज़रिए से देखें तो राज्य पूर्ण इकाई है, इसलिए राज्य पहले आया, और व्यक्ति उसका अंग है, इसलिए व्यक्ति बाद में आया। इसके बाद देखिए, क्योंकि राज्य भी एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है, इसलिए वह व्यक्ति से पहले आता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, ये है थॉमस एक्विनास ने विधि संबंधी विचारों को समझाए। थॉमस एक्विनास के विधि संबंधी विचारों को समझाइए। देखिए उत्तर, थॉमस एक्विनास ने विधि संबंधी यूनानी और रोमन विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करते हुए कानून को परिभाषित किया है। विधि का मतलब कानून। उसने कानून को बुद्धि का परिणाम और व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति दोनों के रूप में स्वीकार किया है। दोस्तों, एक्विनास के समय यूनान के अंदर कानून संबंधी दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित थी। एक थी यूनानी विचारधारा और एक थी रोमन विचारधारा, ठीक है। तो यूनानी विचारधारा ने के अनुसार कानून किसको कहते थे, यूनानी विचारधारा के अनुसार कानून का मतलब था, कानून को बुद्धि का परिणाम माना जाता था। यूनानी विचारधारा के अनुसार कानून को बुद्धि का परिणाम माना जाता था, जबकि रोमन जो विचारधारा थी उसके अनुसार कानून क्या था, व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति, ठीक है। तो थॉमस एक्विनास ने क्या किया कि इन दोनों विचारधाराओं को मिलाकर के फिर कानून की परिभाषा दी। तो उसके द्वारा दी गई कानून की परिभाषा देखिए। कानून की परिभाषा देते हुए एक्विनास ने कहा है कि कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किए गए आदेश हैं जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। तो दोनों बातों को उसने मिला दिया कि कानून विवेक का भी परिणाम होते हैं और व्यक्ति विशेष की इच्छा की भी अभिव्यक्ति होते हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है कि एक्विनास ने के द्वारा दी गई कानून की परिभाषा लिखिए। अब आगे देखिए, इसमें एक्विनास द्वारा दी गई कानून की उपयुक्त परिभाषा के अनुसार कानून की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अब एक्विनास ने कानून की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। पहली है, कानून शासक के आदेश होते हैं। एक्विनास ने कहा कि कानून क्या होते हैं, शासक के आदेश। दूसरा, कानून सदैव सामान्य जनहित में होते हैं। तीसरा है, समस्त जनता कानून की संस्थापक हो सकती है या उस व्यक्ति द्वारा भी यह कार्य किया जा सकता है जो जनता के हितों का रक्षक होता है। तो समस्त जनता भी कानून का स्रोत हो सकती है, या फिर जनता के द्वारा चुना गया कोई प्रतिनिधि होता है उसके अंदर भी कानून की शक्ति हो सकती है। फिर शासक द्वारा कानून के रूप में घोषित आदेश ही कानूनन मान्य होते हैं। राज्य में कानून मान्य कब होते हैं, जब शासक के द्वारा उनको कानून के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, तो ही वो कानून के रूप में मान्य होता है। और लास्ट विशेषता है, कानून के ऊपर कोई भी सत्ता नहीं होती है, कानून का पालन सबको करना होता है। एक्विनास क्या कहता है कि कानून सर्वोच्च है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं होता है, ठीक है। फिर देखिए, फिर है, कानूनों का वर्गीकरण करते हुए एक्विनास ने कानून को 4 श्रेणियों में बांटा है। शाश्वत कानून, शाश्वत कानून का मतलब होता है ईश्वरीय इच्छा, मतलब ईश्वर की जिस विधान के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण किया गया वो हो गए शाश्वत कानून। प्राकृतिक कानून का मतलब हमारे को सत्य और असत्य, सही और गलत, न्याय और अन्याय का
जो ज्ञान कराते हैं वो कानून। मानवीय कानून का मतलब मनुष्य के द्वारा निर्मित किए गए कानून, जैसे संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। और देवीय कानून का मतलब होता है देवी इच्छा, देवी इच्छा जिसको चर्च के माध्यम से व्यक्तियों के सामने प्रकट किया जाता है। तो मतलब मनुष्य की आस्था जो होती है वही देवीय कानून होता है, और चर्च उस देवी इच्छा को व्यक्तियों के सामने प्रकट करता है। तो ये एक्विनास ने 4 प्रकार के कानून बताए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार लिखिए। देखिए, मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी, घोर दानवी प्रवृत्ति वाला और दुष्ट होता है। उसकी धारणा थी कि मनुष्य जन्म से ही बुरा होता है और उसमें अच्छाई नहीं होती है। उसकी सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं के पीछे उसका स्वार्थ ही होता है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस के 17वें अध्याय में मैकियावेली ने लिखा है, क्या लिखा है देखिए मानव स्वभाव के बारे में। सामान्य रूप से मनुष्य कृतधन का मतलब किए गए एहसान को नहीं मानने वाला, एहसान फरामोश, कायर और लोभी होते हैं। वे तभी तक आपके बने रहते हैं जब तक सफलता आपके पास है। फिर आगे देखिए, आगे मनुष्य किसी से तभी प्रेम करते हैं जब तक कि उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, और जो ही उनका स्वार्थ पूरा होता है वे उसके शत्रु बन जाते हैं। फिर है द प्रिंस में वो लिखता है कि लोग न केवल डरपोक और अज्ञानी होते हैं वरन स्वभाव से ही दुराचारी होते हैं। वे आवश्यकता पड़ने पर ही सच्चरित्र यानी अच्छे दिखाई पड़ते हैं, वरना वे अपनी वासनाओं के दास और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। तो ये मैकियावेली के मानव स्वभाव के बारे में विचार हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका होब्स के संप्रभुता सिद्धांत को समझाइए। यही क्वेश्चन दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है कि होब्स के राजदर्शन में निरंकुशतावादी तत्व बताइए। दोनों का एक ही मतलब है। तो देखिए, होब्स ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के परिणाम स्वरूप निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिससे उसने लेवियाथन की संज्ञा दी है। याद रखना अच्छी तरह, लेवियाथन क्या है? लेवियाथन है होब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत के परिणाम स्वरूप निर्मित निरंकुश प्रभुसत्ताधारी। ठीक है। और वैसे लेवियाथन होब्स की पुस्तक का नाम भी है, जिसने उसने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का विवेचन किया है। तो देखिए, होब्स के संप्रभु अथवा लेवियाथन की अग्रलिखित विशेषताएं हैं। तो एग्जाम में चाहे होब्स के संप्रभुता सिद्धांत की विशेषताएं पूछी जाए, चाहे लेवियाथन की विशेषताएं पूछी जाए, या होब्स के दर्शन में निरंकुशवाद के तत्व पूछे जाए, सबका एक ही मतलब होता है। पहला है असीमित संप्रभुता, असीमित और निरंकुश। होब्स का संप्रभु सत्ताधारी असीमित और निरंकुश शक्तियों का प्रयोग करता है, उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। दोस्तों, होब्स ने सामाजिक समझौते सिद्धांत के परिणाम स्वरूप जिस निरंकुश राज्य का निर्माण किया है वो अपने आप में पूर्ण प्रभुसत्ताधारी है, असीमित शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करता है। उसके पास में असीमित शक्तियों और अधिकार है, और उसकी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं, न धर्म का नियंत्रण है, न प्राकृतिक कानून का नियंत्रण है, न देवीय कानून का नियंत्रण है, न जनमत का नियंत्रण है, न परंपराओं और प्रथाओं का नियंत्रण है। मतलब उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कानूनों का स्रोत। संप्रभु ही समस्त कानूनों का स्रोत है। होब्स क्या कहता है कि संप्रभु ही समस्त कानूनों का स्रोत है। राज्य के अंदर कानूनों का निर्माता जो है संप्रभु होता है, संप्रभु के आदेश ही कानून होते हैं। अगली विशेषता देखिए, अगली विशेषता है अधिकारों का स्रोत। देखिए, संप्रभु ही राज्य में सभी प्रकार के अधिकारों का एकमात्र स्रोत है। कोई भी व्यक्ति या समुदाय संप्रभु के विरुद्ध किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते। जैसे लोक ने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लेख किया था कि जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं, जो व्यक्ति को प्रकृति से यानी जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर होब्स क्या कहता है? होब्स कहता है कि संप्रभु ही अधिकारों का एकमात्र स्रोत होता है। मतलब संप्रभु जिन अधिकारों, जिन बातों को अधिकारों के रूप में मान्यता प्रदान करता है वही व्यक्ति के अधिकार माने जाते हैं, और व्यक्ति उन्हीं को अधिकार मान सकता है। उसके अलावा वो अन्य किसी प्रकार के अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है। फिर है सर्वव्यापी। संप्रभुता का क्षेत्राधिकार राज्य में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों और समुदायों पर है। मतलब राज्य की संप्रभु शक्ति जो है वो पूरे राज्य के अंदर निवास करने वाले व्यक्ति, संगठन, समुदाय, संस्थाओं पर लागू होती है। राज्य सर्वोच्च सत्तामान है, उसके आदेश ही
पूरे राज्य के अंदर लागू होते हैं। राज्य के अंदर रहने वाले कोई भी व्यक्ति, संगठन और समुदाय उसके आदेशों का विरोध नहीं कर सकता, मानने से इनकार नहीं कर सकता है। अगला है प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत। तो संप्रभु ही राज्य में प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत होता है। शासन का संचालन किस प्रकार से करना है, किस प्रकार के नियम बनाने हैं, किस प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति करनी है, कैसे पद से हटाना है, वो सारा कुछ करने का एकमात्र अधिकार किसको होता है, संप्रभु को होता है। और लास्ट है न्याय का स्रोत। संप्रभु राज्य में एकमात्र न्याय का स्रोत होता है। तो दोस्तों अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में आ जाता है तो आपको इन्हीं पॉइंटों का विस्तार के साथ में वर्णन कर देना है। ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए आप, लोक के दर्शन में उदारवादी तत्वों का निरूपण कीजिए। देखिए जॉन लोक को उदारवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से उदारवादी सिद्धांतों का श्रीगणेश किया था। जॉन लोक की विचारधारा में विद्यमान उदारवादी तत्वों को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहली बात, लोक ने अपने सामाजिक समझौते के द्वारा निरंकुशता को ऐसी कार्य कर उसके स्थान पर एक असीमित और उत्तरदायी सरकार की स्थापना की है। मतलब जहां होब्स ने निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, समर्थन किया था, वहीं जॉन लोक ने क्या किया है, सामाजिक समझौता सिद्धांत के द्वारा एक निरंकुश राज्य के स्थान पर सीमित और उत्तरदायी सरकार की स्थापना का समर्थन किया है। दूसरी जो विशेषता है या उदारवाद का जो तत्व है लोक की विचारधारा में, वो है लोक ने अपनी विचारधारा में यह माना है कि राज्य की स्थापना व्यक्तियों की सहमति के आधार पर हुई है, इसलिए व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। तो यहाँ पर जॉन लोक ने अपनी विचारधारा में क्या माना है, व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना है, राज्य को महत्वपूर्ण नहीं माना है। लोक ने कहा है कि व्यक्तियों ने अपनी इच्छा से अपनी भलाई के लिए राज्य का निर्माण किया है, इसलिए राज्य महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है, राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। तीसरा है, लोक ने अपनी विचारधारा में व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा का प्रतिपादन करते हुए जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता के अधिकारों को व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार माना है। तो जहाँ होब्स जो है वो कानून का एकमात्र होब्स जो है अधिकार का एकमात्र स्रोत संप्रभु को मानता है। कहता है कि संप्रभु जो है जिन बातों को अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है, केवल वही उन्हीं अधिकारों का व्यक्ति प्रयोग कर सकता है, उससे अलावा व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं होते हैं। लेकिन लोक इस बात को नहीं मानता। लोक ने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा का प्रतिपादन किया है और ये कहा है कि जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है जो जन्म के साथ व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और शासक या राज्य भी उनको छीन नहीं सकता है। और अगर राज्य ऐसा करता है तो जनता उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकती है, क्रांति कर सकती है, उसको पद से हटा सकती है। यानी संप्रभु के पास में जो संप्रभुता है वो कैसी है, शासक के पास में जो संप्रभुता है वो कैसी है, सीमित है। फिर लोक ने अपनी विचारधारा में व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। वह प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण के अनुसार धार्मिक पूजा और उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो यहाँ पर लोक जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को विशेष महत्व देता है और धार्मिक स्वतंत्रता को भी विशेष महत्व देता है कि राज्य में रहने वाले लोग जो हैं उनको अपनी इच्छा अनुसार, अपने अंतःकरण के अनुसार आचरण करने की, पूजा पाठ करने की, उपासना करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस मामले में संप्रभु को, शासक को दखल नहीं देना चाहिए। और पांचवा, लोक ने अत्याचारी शासक के विरुद्ध जनता को विद्रोह करने का अधिकार प्रदान किया है। होब्स ने निरंकुश शासक के सिद्धांत का समर्थन किया है और ये कहा कि जनता शासक के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकती। लेकिन लोक जो है वो कहता है कि अगर राज्य जो है वो अपने दायित्वों का सही प्रकार से निर्वहन नहीं कर रहा है, शासक या संप्रभु अपने दायित्वों का सही प्रकार से निर्वहन नहीं कर रहा है, व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उस सिचुएशन में जनता को अधिकार है कि वह ऐसे अत्याचारी शासक के विरुद्ध विद्रोह कर सकती है और उसको पद से हटा सकती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम की दृष्टि से। रूसो की संप्रभुता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। अब ये जो संप्रभुता की अवधारणा है इसको रूसो ने क्या संज्ञा दी है, सामान्य इच्छा कहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए रूसो ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के परिणाम स्वरूप लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और प्रभुसत्ता को जनता में निहित माना है, जिसे जनता द्वारा सामान्य इच्छा के रूप में व्यक्त किया जाता है। रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति संप्रभुता का भागीदार है, अतः संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित है, वह सर्वोच्च शक्ति है और उसके विरुद्ध किसी को भी विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। फिर देखिए आगे,
फिर है रूसो की प्रभुसत्ता की निम्नलिखित विशेषताएं, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि रूसो की सामान्य इच्छा की निम्नलिखित विशेषताएं। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में आता है तो आपको ये पॉइंट तो अच्छी तरह रट लेने हैं और इनका वर्णन अपने दिमाग से थोड़ा बढ़ा करके लिख देना है, ठीक है। तो पहली विशेषता है अविच्छेदता, मतलब प्रभुसत्ता सामान्य इच्छा के रूप में जनता में रहती है, अतः वह उससे पृथक नहीं हो सकती। जनता को सामान्य इच्छा से पृथक नहीं किया जा सकता। सामान्य इच्छा मतलब प्रभुसत्ता से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रभुसत्ता यानी सामान्य इच्छा किस में निवास करती है? जनता में निवास करती है। फिर है असीमित और अमर्यादित। सामान्य इच्छा यानी प्रभुसत्ता असीमित और अमर्यादित है, अर्थात इस पर किसी प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते, ठीक है। तो देखो होब्स ने निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और उसके संप्रभुता को हम लेवियाथन की संज्ञा देते हैं, और रूसो ने क्या है लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और उसकी संप्रभुता को हम सामान्य इच्छा की संज्ञा देते हैं। तो दोनों एक ही हैं, बस अंतर क्या है कि होब्स वाला उसने मतलब बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई मेरा जो संप्रभु निरंकुश है, उसके पास में सभी अधिकार और शक्तियां हैं, वो मनमाने तरीके से शासन कर सकता है। यहाँ पर रूसो ने थोड़ी चालाकी खेली, रूसो ने काम तो वही किया है लेकिन उसको सामान्य इच्छा का आवरण प्रदान कर दिया कि भाई जनता की जो इच्छा है उसके अनुसार शासन चलेगा, संप्रभुता का वास जनता में होगा, ठीक है। लेकिन वो भी सामान्य इच्छा भी असीमित है, अमर्यादित है, उसके ऊपर भी किसी प्रकार के कोई प्रतिबंध और कोई नियंत्रण नहीं है। फिर अप्रतिनिधित्व, देखिए क्योंकि सामान्य इच्छा जनता में सामूहिक रूप से निवास करती है, अतः कोई भी व्यक्ति इसको समुचे रूप में कभी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। आपको पता है रूसो जो था वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक था, ठीक है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता खुद जो है शासन का संचालन करती है। तो सामान्य इच्छा वो जनता की इच्छा है, ठीक है, और जनता अपनी इच्छा जो है वो खुद व्यक्त करती है, उसमें कोई प्रतिनिधि नहीं होता है, कोई शासक नहीं होता है। लेकिन अब जो है अब प्रत्यक्ष रूप प्रजातंत्र पाया जाता है। तो अब सामान्य इच्छा की आड़ में जो होता है वो क्या होता है कि जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो शासन का संचालन करते हैं और वो अपने स्वार्थ को, अपने फायदे को जनता का हित दे देते हैं, नाम जनता का की भलाई या जनता का कल्याण या जनता की इच्छा नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें अगली विशेषता है एकता या अखंडता। रूसो की प्रभुसत्ता सामान्य रूप में व्यक्त होती है जो विवेक और बुद्धि पर आधारित होने के कारण उसमें किसी प्रकार का आत्म विरोध नहीं होता है। तो रूसो की सामान्य इच्छा किस में व्यक्त होती है? प्रभुसत्ता किस में व्यक्त होती है? सामान्य इच्छा के रूप में व्यक्त होती है। और सामान्य इच्छा कैसी होती है? विवेक और बुद्धि पर आधारित होती है, इस प्रकार से उसमें कोई आत्म विरोध नहीं होता है। मतलब सामान्य इच्छा में एकता की भावना होती है, मतलब अलग अलग प्रकार के विरोधी विचार नहीं होते हैं कि समाज में राज्य में रहने वाले सब लोग जो हैं वो एक सुर के अंदर जो बात कहते हैं वो होती है सामान्य इच्छा। और वो अनिवार्य रूप से विवेक पर आधारित होती है, लोक कल्याणकारी होती है। एकजुट होकर के कोई मतलब ये नहीं कि भाई कोई गलत बात पर एकजुट हो जाएं, वो उसको सामान्य इच्छा नहीं कर सकते हैं। वो अनिवार्य रूप से विवेक पर आधारित होती है, लोक कल्याणकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगला है स्थायी। सामान्य इच्छा किसी प्रकार के भावात्मक आवेगों, आवेशों या सनक का परिणाम नहीं होती है, अपितु वह स्थायी होती है। तो सामान्य इच्छा जो होती है वो कैसी होती है? स्थायी। मतलब ये नहीं कि जनता आज जो है उनका मूड दूसरा है तो वो दूसरे प्रकार के विचार व्यक्त कर रही है, कल उनका मूड चेंज हो गया तो वो दूसरे प्रकार के विचार व्यक्त करने लग जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है विवेक पर आधारित। देखिए सामान्य इच्छा तर्क और विवेक पर आधारित होती है। तो अभी बताया मैंने कि संप्रभुता जो है रूसो की संप्रभुता यानी सामान्य इच्छा किस पर आधारित होती है? विवेक पर आधारित होती है। मतलब वो विवेक और बुद्धि का परिणाम होती है, लोक कल्याणकारी होती है, विवेक और बुद्धि का परिणाम होती है, तर्क और विवेक पर आधारित होती है। ऐसे नहीं कि जनता ने आवेश में आकर के कोई डिसीजन ले लिया। फिर है लोक कल्याणकारी। देखिए सामान्य इच्छा का लक्ष्य सदैव ही संपूर्ण समाज का भला होता है। तो सब लोगों की जो इच्छा होती है वो सामान्य इच्छा है, सब लोगों की जो इच्छा होती है वो सामान्य इच्छा है। और उसका लक्ष्य कैसा होना चाहिए? लोक कल्याणकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई सब लोग मिलकर के किसी एक व्यक्ति को मारने का फैसला कर दें या चुप कराने का फैसला कर दें तो उसको अपन सामान्य इच्छा नहीं कर सकते। सब लोगों की इच्छा सामान्य इच्छा है, लेकिन वो विवेकपूर्ण होनी चाहिए और लोक कल्याणकारी होनी चाहिए। तो सामान्य इच्छा कैसी होती है या संप्रभुता कैसी होती है? लोक कल्याणकारी। और लास्ट है कानून का मूल स्रोत। तो राज्य के सब कानून सामान्य इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 8 का वो देखिए, बेंथम का सुखवादी मापक यंत्र। सुखवादी मापक यंत्र उत्तर देखिए,
उपयोगितावादी विचारक बेंथम ने अपने उपयोगिता सिद्धांत के अंतर्गत सुखवादी मापक यंत्र का उल्लेख किया है। बेंथम का मानना है कि किसी कार्य को करने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले सुख और दुख की मात्रा को मापा जा सकता है और इसके आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्यों या वस्तुओं से प्राप्त होने वाले सुखों का मूल्य ज्ञात कर यह पता लगाया जा सकता है कि वह कार्य हमारे लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है, और इसके लिए उसने एक सुखवादी मापक यंत्र प्रदान किया है। फिर देखिए आगे है, इसके लिए बेंथम ने निम्न 7 तत्व बताए हैं जिनके आधार पर अंक देकर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति के लिए कौन सा कार्य उपयोगी है। तो ये 7 जो तत्व बताए हैं या 7 जो कसौटियाँ बताई हैं या 7 जो परिस्थितियाँ बताई हैं वो हैं तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता या दूरी, उत्पादकता, विशुद्धता, विस्तार। मतलब इनके आधार पर हम जो कार्य कर रहे हैं उन कार्य को नंबर देंगे, ठीक है, उसके आधार पर सुख और दुख, ठीक है, उसके आधार पर नंबर देंगे। जैसे तीव्रता कि कोई कार्य कर रहे हैं तो कितनी तेजी से आपको उससे सुख मिल रहा है या कितनी तेजी से आपको दुख मिल रहा है, उस तीव्रता की मात्रा के आधार पर आप उस कार्य के लिए सुख और दुख वाले कॉलम में नंबर देंगे। अवधि का मतलब कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप जो सुख मिल रहा है वो कितने समय तक टिकने वाला है, कितने समय तक रहने वाला है। एक सुख ऐसा है कि अभी वो कार्य किया और अभी तत्काल सुख मिला, एक सुख ऐसा है कि अभी कार्य किया और वो सुख लंबे समय तक या आजीवन हमारे लिए बना रहेगा, ठीक है। निश्चितता की श्योरिटी होनी चाहिए कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, एक में तो ऐसा है कि आपको प्रसन्नता हो भी सकती है, सुख मिल भी सकता है, और एक कार्य ऐसा है कि भाई जिस कार्य को करने से निश्चित रूप से ही सुख मिलेगा। तो इसका मतलब आपको कौन सा कार्य करना चाहिए जिसमें कार्य सुख की निश्चितता है, श्योरिटी है कि इस कार्य को करने से हमें सुख बिल्कुल मिलेगा। निकटता या दूरी कि वो जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से करने से परिणाम प्राप्त होने वाला जो सुख है वो कितना निकट है या कितना दूर है। एक काम तो ऐसा है जिसको करने से सुख जो प्राप्त हो रहा है वो बिल्कुल तत्काल प्राप्त हो जाएगा। एक कार्य ऐसा है जिसको करने से प्राप्त होने वाला सुख जो है वो बहुत देर के बाद में प्राप्त होगा, काफ़ी लंबे टाइम के बाद में प्राप्त होगा। तो आपके लिए दोनों कार्यों में से कौन सा कार्य उचित रहेगा आप उसको नंबर दे सकते हैं, नंबर दे करके लास्ट में उनका टोटल कर सकते हैं। उत्पादकता मतलब एक काम तो ऐसा है कि जिसको करने से उस कार्य को करने से ही सुख मिलेगा। एक काम ऐसा है जिसको कर रहे हैं तो उसके साथ साथ दूसरे कई कार्य भी हो रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप सुख प्राप्त हो रहा है। तो एक काम से दूसरे काम जुड़े हुए हैं और उसकी वजह से सुख की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार से उसने 7 तत्व बताए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 9 का दोस्तों। ये क्या है, मील का उपयोगितावाद बेंथमवाद का संशोधित संस्करण है, व्याख्या कीजिए। देखिए मील के समय बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत को केवल भौतिक सुखवाद का दर्शन मानकर उसकी तीव्र आलोचना की जाने लगी थी। अतः उसके शिष्य मील ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म यानी उपयोगितावाद में बेंथम के उपयोगितावाद की कमियों को दूर करने के लिए उपयोगितावादी विचारधारा में कुछ ऐसे तत्वों का समावेश किया जिसके कारण मूल दर्शन में ही आधारभूत परिवर्तन हो गया। इसी कारण ये कहा जाता है कि मील का उपयोगितावाद बेंथमवाद का संशोधित संस्करण है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि बेंथम जो था उसने उपयोगितावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था और उपयोगितावाद के सिद्धांत में उसने कुछ बातें बताई थी, ठीक है। तो उनके कारण से आगे चल करके और बेंथम के उस उपयोगितावाद के सिद्धांत की विद्वानों के द्वारा कटु आलोचना की गई। तो उस वजह से बेंथम का जो शिष्य था J.S. मील या मील, उसने क्या किया कि आलोचनाओं से बचाने के लिए अपने गुरु के द्वारा प्रतिपादित उस सिद्धांत में कुछ संशोधन कर दिए, कुछ परिवर्तन कर दिए। तो उन संशोधन और परिवर्तन की वजह से आलोचना तो बंद हो गई, लेकिन जो बेंथम के द्वारा प्रस्तुत किया गया उपयोगितावाद का सिद्धांत था वो सिद्धांत ही परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 प्रकार से आ सकता है, एक प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरे प्रकार से ऐसे भी आ सकता है कि मील के उपयोगितावाद संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। तो दोनों का एक ही मतलब है। तो मील ने बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत में कौन कौन से संशोधन किए थे
ठीक है, वही संशोधन मील के उपयोगितावाद संबंधी विचार माने जाते हैं। तो दोस्तों एक ये क्वेश्चन निबंधात्मक दृष्टि से अगर एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना है, इन पॉइंटों का वर्णन कर देना है। पॉइंट आप रट लो अच्छी तरह और वर्णन अपने विवेक से कर देना, तो हो गया निबंधात्मक क्वेश्चन तैयार। तो देखिए, मील ने बेंथम के उपयोगितावाद में निम्न संशोधन किए थे, या उपयोगितावाद के बारे में मील के विचार जो है उनको निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद भी स्वीकार करना। मतलब बेंथम ने विभिन्न सुखों में केवल मात्रात्मक भेद माना था, कि मात्रा के आधार पर ही भेद होता है, गुण के आधार पर भेद नहीं होता है। कोई भी कार्य अच्छा या बुरा, सही या गलत, श्रेष्ठ या निकृष्ट नहीं होता है। ठीक है, ये बेंथम का मानना था। लेकिन मील ने क्या कहा कि विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद भी होता है, गुण के आधार पर भी कोई कार्य जो होता है वो अच्छा या बुरा होता है, सही या गलत होता है। दूसरा, सुखों को मापा नहीं जा सकता है। बेंथम ने कहा था कि विभिन्न सुखों को मापा जा सकता है, इसके लिए उसने सुखवादी मापक यंत्र भी प्रदान किया था। लेकिन मील ने क्या कहा है, मील कहता है कि सुखों को मापा नहीं जा सकता, किसी कार्य को करने से कितना सुख मिल रहा है उसकी मात्रा जो है वो अनुभव की जा सकती है, उसका अपन मापन नहीं कर सकते हैं। फिर है सुख के आंतरिक स्रोत को स्वीकार करना। बेंथम ने सुख के केवल बाहरी स्रोत स्वीकार किए थे, लेकिन मील ने सुख का आंतरिक स्रोत भी स्वीकार किए। आंतरिक स्रोत मतलब आत्मा के अंदर, कि हमारे को अपना कर्तव्य पालन करने से जो आनंद की अनुभूति होती है वो भी एक प्रकार का सुख है। हमारे को कोई भी कार्य कर्तव्य पालन करने से, जैसे आप मान लो कोई भूखा व्यक्ति है, उसको रोटी दे देते हैं, आपके घर गाय आ गई, उसको आपने रोटी खिला दी, तो आपको मानसिक संतुष्टि मिलती है, अंतर मन में आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का सुख है। तो ये सुख बेंथम ने नहीं माना था। ठीक है, उसने केवल सुखों का बाहरी स्वरूप बताया था, लेकिन मील ने सुखों को आंतरिक स्वरूप भी स्वीकार किया है। फिर उपयोगिता का सिद्धांत समस्त विषयों पर समान रूप से लागू नहीं होता है। मील ने क्या किया था, उपयोगिता का सिद्धांत जो है वो सार्वभौमिक बताया था, कि दुनिया के किसी भी देश में किसी भी कोने में चले जाओ आप, ये सिद्धांत सब जगह लागू होता है। हर आदमी जो है वही काम करेगा जिसको करने से उसको सुख मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, और जिस काम को करने से उसको दुख मिलता है, पीड़ा होती है, वो काम वो नहीं करना चाहेगा। लेकिन मील ये कहता है कि ये जो बात है उपयोगितावाद का, ये जो सिद्धांत है वो सब जगह सभी देशों में समान रूप से लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अलग अलग देश की अलग अलग परंपराएं होती हैं, अलग अलग इतिहास होता है, और अपनी परंपराओं का और इतिहास का पालन करने के लिए व्यक्ति चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े तो भी उठा करके अपनी परंपरा और इतिहास के लिए वो कार्य करना पसंद करता है। ठीक है, फिर उपयोगितावाद का आधार नैतिकता। देखिए, बेंथम ने उपयोगितावाद का आधार नैतिकता को नहीं माना था, उसने नैतिकता को माना नहीं था, लेकिन मील जो है वो नैतिकता को भी उपयोगितावाद का आधार स्वीकार करता है। अगला है मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का सुख। बेंथम ने तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या माना था? सुख प्राप्त करना माना था, यानी व्यक्ति केवल अपने सुख को देखता है, जिस काम को करने से उसको सुख मिलता है वो काम वो करना पसंद करता है, उसको अन्य व्यक्तियों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मील ये कहता है कि मानव जीवन का लक्ष्य जो है अन्य व्यक्तियों का सुख होता है। सच्चा मानव वही होता है जो दूसरों का भला करके दूसरों को सुख प्रदान करता है, दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढता है। अगला जो क्वेश्चन है लास्ट का 10 नंबर का, वो देखिए, कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था, समझाइए। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था, इसे निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो पहला है, कार्ल मार्क्स ने स्वप्नलोकीय समाजवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। स्वप्नलोकीय समाजवाद का मतलब होता है काल्पनिक समाजवाद। ठीक है, फिर दूसरा है, मार्क्स आधुनिक युग का ऐसा दार्शनिक था जिसने न केवल समाजवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया, अपितु सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के वैज्ञानिक नियमों की भी खोज की थी। तीसरी है, उसने आधुनिक समाज के इतिहास का बड़ी गहराई के साथ विश्लेषण प्रस्तुत किया था। अगली विशेषता है इसकी, चौथी विशेषता है, उसने पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों का वर्णन करने के साथ साथ पूंजीवाद का अंत करने के लिए एक व्यवहारिक क्रियात्मक मार्ग व क्रांति का आह्वान किया था। पांचवा, उसने एक वर्ग विहीन शोषण विहीन समाज की स्थापना करने के लिए एक व्यवस्थित पद्धति का निरूपण किया था। छठा है, उसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर इतिहास की तर्कपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की और वर्ग संघर्ष, क्रांति तथा सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के मार्ग द्वारा समाजवाद को साम्यवाद के लक्ष्य तक पहुंचाया।
तो इन वजहों से उसको प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक माना जाता है। अब दोस्तों ये है आपका पार्ट 6। इस पार्ट 6 के अंदर देखिए किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर निबंधात्मक प्रश्न के अंक सीमा अलग अलग होती है। किसी में 15 नंबर का निबंधात्मक क्वेश्चन आता है, किसी में 20 नंबर का आता है, किसी में 10 नंबर का आता है। लेकिन आपको ये देखना है कि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने अरस्तु के दास्ता तथा नागरिकता सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तीसरा निबंधात्मक क्वेश्चन है राजनीतिक चिंतन के लिए मैकियावेली के योगदान का वर्णन कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है निम्न बिंदुओं पर होब्स लोक और रूसो के विचारों का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौते का कारण। तो दोस्तों ये अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकता है कि होब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का विवेचन कीजिए, या लोक के सामाजिक समझौता सिद्धांत का विवेचन कीजिए, या रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन कीजिए। बात वही है, यहाँ पर आपको प्रत्येक बिंदु पर तीनों के विचार लिखने हैं और वहाँ पर अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति के विचार लिखने हैं। जिसका एग्जाम में आता है उसी के विचार लिखने हैं। ठीक है। फिर 5वां क्वेश्चन है प्रतिनिधि शासन एवं स्वतंत्रता पर जे.एस. मिल के विचारों का विवेचन कीजिए। और 6वां है राजनीतिक विचार के रूप में कार्ल मार्क्स के योगदान का विवेचन कीजिए। तो दोस्तों ये आपका मॉडल पेपर है। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैंने बनाए हैं। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि लघुत्तरात्मक क्वेश्चन या निबंधात्मक क्वेश्चन इनमें से एग्जाम के अंदर आपको बिल्कुल 100% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निबंधात्मक क्वेश्चन हो सकता है लघुत्तरात्मक क्वेश्चन के रूप में आ जाए, या लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है वो निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाए। लेकिन इनमें से आपको करने वाले जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर वो निश्चित रूप से मिल जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अब आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो का लिंक है ना वो अपने दोस्तों के पास भेजो, ताकि मेरे को भी देखो मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और बढ़िया वीडियो जो है वो बना सकूँ। हमारा चैनल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।